नमस्कार बंधुओं, मैं सुनील कुमार अग्रवाल आप लोगों को गणित विषय में सबसे रोचक टॉपिक समय, दूरी और चाल से संबंधित प्रारंभिक स्तर से उच्च स्तर तक बताने वाला हूं। जैसे आप देख रहे हैं, समय को अंग्रेजी में टाइम, दूरी को डिस्टेंस और चाल को स्पीड कहते हैं। समय, दूरी और चाल, इस टॉपिक में केवल 3 ही प्रकार के प्रश्न किए जा सकते हैं। पहला प्रश्न है समय क्या है, दूसरा प्रश्न है दूरी क्या है, और इसी प्रकार से चाल क्या है। लेकिन इस चाल से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं, लेकिन ये तीसरे ही प्रकार में कहलाएगा कि जैसे चाल कितनी है, या औसत चाल कितनी है, या चाल का अनुपात कितना है। क्या कोई चौथा प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा है? अगर आ रहा है तो बताइए। हाँ बताएं आप। क्या कहा? नहीं, जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि इस टॉपिक पर कोई भी चौथा प्रश्न नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले इस टॉपिक के हम बेस पर चलते हैं, लेकिन बेस से पहले, क्योंकि हम भी तो चाहते हैं कि ये जाने कि आपको क्या आ रहा है, इससे संबंधित आप इसके आधार को जानते हैं, बेस को जानते हैं या नहीं। लेकिन उससे पहले हम समय, दूरी और चाल को परिभाषित करना सीखेंगे। समय, दूरी और चाल की परिभाषा को पढ़ेंगे। तो समय क्या है, इसकी परिभाषा किसी भी कार्य को करने में लगी अवधि। भाई जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्य करने के बाद थकावट आ जाती है और बैठ जाते हैं आप, तो जब बैठ गए आप तब वो समय में गणना नहीं की जाएगी। जब आप केवल कार्य कर रहे हैं, जितनी भी बार आपने कार्य किया बस उसी समय की गणना की जाएगी। तो परिभाषा बन जाती है कि किसी भी कार्य को करने में लगी अवधि को समय कहते हैं। किसी भी कार्य को करने लगी अवधि को समय कहते हैं। इसी प्रकार से दूरी, तो दूरी प्रारंभिक स्थान से, यानी जहां आप हैं इस समय, वही आपके लिए प्रारंभिक स्थान होगा, प्रारंभिक स्थान होगा। जैसे मान लो आप 9th में हैं तो आपके लिए प्रारंभिक स्थान 9th हो जाएगा। आप 10th में हैं तो आपके लिए प्रारंभिक स्थान 10th हो जाएगा। आप यदि कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपका प्रारंभिक स्थान तैयारी वाला हो जाएगा। तो प्रारंभिक स्थान से गंतव्य स्थान जो आपका लक्ष्य है, जैसे IAS बनना, PCS बनना या टीचर बनना, आपका जो भी लक्ष्य है वही आपका गंतव्य स्थान कहलाएगा। प्रारंभिक स्थान से गंतव्य स्थान के बीच के अंतराल दूरी कहते हैं। यानी जो प्रारंभिक स्थान है जहां हम खड़े हुए हैं और जहां तक जाना चाहते हैं, उसके बीच की अंतराल, बीच की दूरी ही दूरी है। अब चाल, तीसरी परिभाषा होती है चाल। चाल क्या है? तो प्रति मात्रक, यहां मात्रक का मतलब और प्रति का मतलब समझ लेते हैं। प्रति का मतलब एक होता है, यानी प्रति का मतलब एक, और मात्रक सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, घंटा भी हो सकता है। तो प्रति मात्रक चली गई दूरी, एक मात्रक में आप जितनी दूरी तय करते हैं उसी को चाल कहते हैं। प्रति मात्रक चली गई दूरी को चाल कहते हैं। प्रति मात्रक चली गई दूरी को चाल कहते हैं। हाँ, तो अभी आपने परिभाषा को
समझा। हमने परिभाषा अभी इस समय ब्लैक बोर्ड में नहीं लिखी, इस परिभाषा को हम ब्लैक बोर्ड में चैप्टर के सबसे अंत में लिखेंगे, जब आपको ये कॉन्सेप्ट पूर्ण तरीका से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम आपको नोट्स बनवाएंगे, ठीक है ना? ओके जी, सही कहा आपने। हाँ, बाद में ही नोट्स बनवाएंगे। तो अब सबसे पहले हम बेस पर चलते हैं, देखें आपको कितनी जानकारी है। तो सबसे पहले समय का मात्रक लेकर के चलते हैं। समय का मात्रक क्या होता है? आप प्रारंभ से ही, बचपन से ही जानते हैं कि समय का मात्रक या तो सेकंड होगा, या मिनट होगा, या फिर घंटा होगा, या दिन होगा, या माह होगा आदि। इसी प्रकार से दूरी का मात्रक क्या है? दूरी का मात्रक सभी जानते हैं कि मीटर होगा या किलोमीटर होगा इत्यादि। चाल का मात्रक भी आप लिखते हैं 50 km प्रति आवर, लिखते हैं चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड होगा। तो बस आपका एक फार्मूला बन गया। अगर ये आपका बेस मजबूत है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम आपको परीक्षा में, एग्जामिनेशन में फार्मूला विस्मृत हो जाते हैं। भले हमने याद कर लिया, उनको सीख लिया, उनका प्रैक्टिकल भी कर लिया, लेकिन अधिकतर हमने ये देखा है कि समय पढ़ने पर वो चीज भूल जाती है। तो हम इस ढंग से आपको बताने वाले हैं, इतने रोचक ढंग से, कि आपको शायद ये जीवन भर नहीं भूलेगा, क्योंकि हम फार्मूला खुद आपसे बनवा लेंगे। तो चूंकि मात्रक, हमने ये पहले बताया कि मात्रक तो आप बचपन से जानते हैं और हमेशा जानते रहेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि समय हमेशा देखते हैं तो जानते हो कि सेकंड, मिनट या घंटे में। इसी प्रकार से दूरी होने का मीटर, किलोमीटर आदि। चाल भी आप जानते हो, उनका 50, जैसे अगर मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उनका भी आपकी मोटरसाइकिल का एवरेज क्या है, मोटरसाइकिल की चाल क्या है, तो आप बता देते हो ना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसी से आपका एक सूत्र बन जाता है, फार्मूला बन जाता है, किलोमीटर प्रति आवर। ये हमने डिजाइन करके रखा है, ये एक स्टाइल है और कुछ नहीं, केवल डिजाइन है। अगर वास्तविक में देखा जाए तो इसका गणितीय मतलब होता है किलोमीटर बटे घंटा। तो भाई आप मात्रक जानते तो हैं, किलोमीटर किसका मात्रक है आपने खुद, अभी हमने बतलाया था और आप खुद जानते हैं। किलोमीटर आप जानते हैं कि ये दूरी का मात्रक है, और ये घंटा किसका मात्रक है? घंटा समय का मात्रक है। और इन दोनों के बीच में आपने चिन्ह कौन सा लगाया हुआ है? बटे का। तो लीजिए फार्मूला आपका तैयार हो गया, क्योंकि ये जो है चाल बराबर दिया गया था, ये चाल का ही मात्रक था, चाल बराबर मात्रक था। तो एक फार्मूला आपका तैयार हो गया है कि चाल बराबर दूरी, हाँ तो दूरी बटे चाल, दूरी बटे समय। इस प्रकार से आपको केवल मात्रक से फार्मूला प्राप्त हो गया है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। अब आपका ये बेस आप जानते ही हैं कि यदि हम किसी चीज को पक्षांतर करते हैं तो पक्षांतर करने पर गणित में चिन्ह बदल जाते हैं। गुणा वाली चीज भाग में पहुंच जाती है, भाग वाली चीज गुणा में पहुंच जाती है, योग वाली चीज अंतर में पहुंच जाती है, अंतर वाली चीज योग में पहुंच जाती है। तो इसी फार्मूले से हम अन्य दो फार्मूले भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे समय यहाँ पर
जो समय है, यदि समय को हम पक्षांतर कर दें, समय को यदि समय को हम पक्षांतर कर दें, यानी जो हमारा पहले ये मात्रक से हमें जो फार्मूला प्राप्त हुआ, तो इस समय को पक्षांतर करेंगे, जब चाल के पास लाएंगे तो ये गुणा में पहुंच जाएगा, क्योंकि अभी ये भाग में है। तो इस प्रकार से हमें फार्मूला प्राप्त हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय। इसी प्रकार से यदि हम चाल को पक्षांतर कर दें, तो चाल को जब हम पक्षांतर कर देंगे तो हमें समय का फार्मूला प्राप्त हो जाएगा, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। ध्यान देने वाली बात, दूरी हमेशा ऊपर होती है। अब अगर दूरी हमेशा ऊपर होगी, चूंकि कुल तीन ही चीजें हैं, चाल, दूरी, समय। अगर दूरी आपने ऊपर कर दी और एक चीज नीचे कर दी तो बराबर में तीसरी चीज निश्चित हो जाती है। तो ये हमें फार्मूले कभी नहीं भूलेंगे, चाहे कितनी भी आप स्पीड में पढ़ना चाहें। जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। और तीसरा फार्मूला तो आपको ज्ञात है ही कि दूरी यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब अपना अगला कॉन्सेप्ट है, अगली संकल्पना बतला रहे हम आपके सामने, वो है चालों का रूपांतरण, या इसी को कहते हैं चालों का बदलना। कन्वर्ट ऑफ स्पीड। ये चालों का बदलना क्या है? आपने देखा होगा कि चाल को हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में भी और मीटर प्रति सेकंड में भी। पढ़ तो कई भी प्रकार से सकते हैं, जैसे किलोमीटर कभी कभी प्रति मिनट में दे दिया जाता है। तो इनको कन्वर्ट करने के लिए आपको खास कुछ नहीं करना है, 5/18 या 18/5 का गुणा किया जाता है। अब आपके सामने एक प्रश्न उठता है कि हम 5/18 का गुणा कब करेंगे या 18/5 का गुणा कब करेंगे? हाँ, क्या कहा आपने? हाँ, ये नहीं समझ में आया तो यही तो मैं बतला रहा हूं कि 5/18 का गुणा आप कब करेंगे या 18/5 का गुणा कब करेंगे। ये भी केवल साधारण आपके प्रारंभिक ज्ञान की ही जानकारी। अच्छा, ये बताओ 5/18 और 18/5 में छोटा कौन है? हाँ, क्या कहा आपने? अच्छा जी, 5/18, बिल्कुल सही कहा आपने। 5/18 छोटा है और 18/5 बड़ा है। इसी प्रकार से किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में कौन बड़ा है और कौन छोटा है? तो जी हाँ, मीटर प्रति सेकंड छोटा है और किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है। तो यदि हमें बड़े को बनाना है, किलोमीटर प्रति घंटा को बनाना है, किलोमीटर प्रति घंटा को बनाना है, तो हमें बड़े का गुणा करना पड़ेगा, 18/5 का गुणा करना पड़ेगा। और यदि हमें छोटे को बनाना है, मीटर प्रति सेकंड को बनाना है, तो हमें 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई ना? हाँ, जब तक समझ में ना आए तब तक आगे नहीं चलना चाहिए। तो ये पूर्ण यानी इसको रखने की जरूरत तो नहीं है, बिल्कुल। जी हाँ, अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में बनाना है तो आपको 5/18 का गुणा करना पड़ेगा, और यदि किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना है तो आपको 18/5 का गुणा करना पड़ेगा। जैसे 72 किलोमीटर
प्रति घंटा। अब इसे कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो कोई दिक्कत नहीं है। 72 गुणा 5/18, क्योंकि आपको मीटर प्रति सेकंड में बनाना है, छोटी में बनाना है। 18 चौक 72, 4 पंचे 20, तो 20 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार से जैसे 40 मीटर प्रति सेकंड आपको दिया गया और इसे आपको कन्वर्ट करना है, बदलना है, रूपांतरण करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा के लिए हमने बताया था बड़ा बनाना है। बड़े बनाने के लिए 18/5 का गुणा करना पड़ेगा, यानी 40 गुणा 18/5, 5 अठे 40 और 18 अठे 144, 18 अठे 144 मीटर किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये बात आपको समझ में आ गई ना कि यदि हमें मीटर प्रति सेकंड में बनाना है तो 5/18 का गुणा करना पड़ेगा, और किलोमीटर प्रति घंटा को बनाना है तो हमें 18/5 का गुणा करना पड़ेगा। अब दूसरा प्रश्न और होता है आपके मन में, हाँ कौन सा प्रश्न था? जी बिल्कुल यही प्रश्न है कि हमें 5/18 का ही गुणा क्यों करना है, या 18/5 का ही गुणा क्यों करना है। तो बड़ा आसान है, ये समझ लीजिएगा आपको कि 5/18 का ही गुणा क्यों करवाया आपने। 5/18 का गुणा करने का रीजन ये है कि जैसे आपको मान लीजिए किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, 1 किलोमीटर बटे 1 घंटा, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं ये आप जानते हैं जी, 1000 मीटर, 1। और 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड, यानी 60 × 7 36। 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, और 2 पंचे 10, 2 दिया 6, 6 दिया 5/18, कितना आया? 5/18। तो अब समझ गए होंगे आप कि इसको कैलकुलेट करके 5/18 लाया, जो हमने, अब आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, सीधा आपका आ जाएगा उन्होंने 5/18। इसी प्रकार से 18/5 का गुना क्यों? बिल्कुल इसका उल्टा है, घंटा बटे किलोमीटर। 1 घंटा 1 किलोमीटर है, तो घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। बटे किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 2 दिया 6 और 2 पंचे 10, 3 18, 18/5। इसलिए तो कहा गया कि किलोमीटर से, अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बनाना है तो आपको 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। और यदि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना है तो आपको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यदि आप ओरल उत्तर चाहते हैं तो ओरल उत्तर के लिए, क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन में बैठे हैं तो एग्जामिनेशन में 2 प्रकार के क्वेश्चंस आया करते हैं। पहला, ये कोई जरूरी नहीं कि कंपटीशन की बात कर रहा हूं, केवल 2 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं कि बहुविकल्पीय भी और साथ में लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय दिया। तो यदि बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिया गया है तो बहुविकल्पीय को में यदि आप सॉल्व करेंगे तो एग्जामिनेशन में आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। तो इसलिए बहुविकल्पीय के लिए ओरल विधि का आना अत्यंत। तो देखिए हमने आपको ये बतलाई है, तो 2 संख्याएं बतलाई हैं, 5 और 18। तो आपको इन दोनों का ही पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, यानी 5 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा और 18 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। अब एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि आपने 5 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ा उतनी ही बार
18 का पढ़ना पड़ेगा। या 18 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ा आपने उतनी ही बार 5 का पढ़ना पड़ेगा। जैसे एक सवाल हम आपसे और दे रहे हैं, मान लो आपको दे दिया गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हम ओरल में बता दे रहे हैं 90 में 18 का पहाड़ा पढ़ा जा सकता है। 18 पंची 90, कितनी बार पढ़ा? 5 बार। तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लीजिएगा। 5 25 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड उत्तर आ जाएगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया, हमें विश्वास है कि आप समझ चुके होंगे। चलिए हम एक प्रश्न आपसे कर रहे हैं, चलिए बताइए आप 35 मीटर प्रति सेकंड को कन्वर्ट करिए। आप पहले तो ये बताइए कि 35 मीटर प्रति सेकंड किस में कन्वर्ट करेंगे? जी बिल्कुल, किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, इसका उत्तर कितना आ जाएगा? जी बिल्कुल सही उत्तर आया और बहुत जल्दी उत्तर आया आपका 126 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कैसे आया आपको समझ में ही आ गया होगा। 35, 5 का भाग 35 में 7 बार जा रहा है, तो 18 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। 126 18 27 126 किलोमीटर प्रति घंटा, 126 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया? हाँ जी ठीक। हाँ, तो अब हम आपको एक नया कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, औसत चाल अर्थात एवरेज स्पीड। तो वैसे तो आप औसत जानते ही हैं, आपने पढ़ा होगा औसत का कि जो है सभी संख्याओं का योग और बटे जितनी संख्याएं की गिनती है, संख्याओं की संख्या। देखिएगा, औसत चाल में हमेशा 2 चालों की तुलना होती है, यानी 2 प्रकार की चालें दी जा सकती हैं। लेकिन इस प्रकार के सवालों में आपको कई प्रकार के सवाल मिलेंगे। जैसे सबसे पहले आपको दूरी निश्चित कर दी गई हो, यानी एक ही प्रकार की दूरी और 2 जो है कैंडिडेटों द्वारा चली जा रही हो। जैसे मान लो हमारे पार्थ भैया अपने विद्यालय जा रहे हैं, तो पार्थ भैया का मित्र अभिनव शुक्ला वो भी अपने उसी विद्यालय में जा रहे हैं, तो दोनों की दूरियां बिल्कुल बराबर हो गई क्योंकि उसी स्थान से जा रहे हैं। तो ये तो पहले प्रकार का है कि यानी हमारी जब दूरी एक ही हो और चालें 2 या 3 हो या 4 हो। दूसरा इसमें प्रकार है कि यदि दूरियां अलग अलग हों, तो इन सवालों को हम कैसे करेंगे? जैसे मान लो कोई भैया 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और कोई भैया 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और कह दिया जाए औसत चाल, तो आप लोग अमूमन क्या करते हैं कि 10 और 5 को जोड़ देते हैं, 15 हो गया और 2 का भाग दे दिया, 7.5 किलोमीटर लिख दिया आपने, जबकि ये उत्तर गलत हो जाएगा। आपका 7.5 किलोमीटर औसत ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये चाल का औसत है। तो इसको जरा हम थोड़ा एक चित्र के माध्यम से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि ये गलत क्यों हो जाएगा। ये इसलिए गलत हो जाएगा कि मान लो हम बिंदु ए से बिंदु बी तक की यात्रा कर रहे हैं। अब मान लो हम बिंदु ए से बी तक पहले 10 किलोमीटर की गति से चले, 10 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चले, और अगर मान लो 2 लोग हैं तो 2 लोग दूसरा भैया 5 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चला, या मान लो 2 लोग नहीं है, अकेला ही है तो लौट रहा है, तो लौटने में 5 किलोमीटर की, क्योंकि थकावट आ जाती है जब कोई कार्य किया जाता है, तो लौटने में निश्चित है कि गति उसकी कम जाएगी, तो लौटने में उसकी जब गति कम गई तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। और इसको आपने कह दिया था कि 10 5 15 7.5 किलोमीटर, जबकि ऐसा नहीं। मान लो जब निश्चित दूरी है तो इस दूरी को हम कुछ भी मान सकते हैं, ये अपनी सोच है, लेकिन कौन सी संख्या माननी चाहिए? वह संख्या आप मान सकते हैं जिसमें दोनों का भाग जा रहा है, यानी जैसे हम एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, तो जब जो है
5 और 10 में मान लो दूरी 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर जाने में एक व्यक्ति को कितना समय लगेगा? 10 किलोमीटर जाने में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से केवल 1 घंटा। ये तो बिल्कुल सही है, 1 घंटा। और जब वो लौट रहा है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे कितना समय लगेगा वापस आने में? 5 गुना 10 यानी 2 घंटा। 2 घंटा। तो इस प्रकार से समय कुल कितना लग गया? 3 घंटा। और दूरी कुल कितनी दी गई है? 10 किलोमीटर वह गया है और 10 किलोमीटर वह वापस आया है, तो दूरी कितनी दी गई है? 20 किलोमीटर। तो अब औसत निकल आएगा, क्योंकि हम चाल का सूत्र तो जानते ही है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अब औसत चाल का भी सूत्र ये आपका फार्मूला, औसत चाल को हम कह सकते हैं कुल दूरी बटे कुल समय, यानी 20/3 अर्थात 6.66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल क्या निकली? 6.66 किलोमीटर प्रति घंटा, ना कि 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात आपको समझ में आई? वैसे इसका एक फार्मूला भी होता है, जरा हम फार्मूला लिखते हैं आपको। फार्मूला होता है औसत चाल का, औसत चाल बराबर 2xy बटे x प्लस y। ये औसत चाल का फार्मूला है। लेकिन फार्मूला कभी कभी हम आपके दिमाग से उड़ जाते हैं, इसलिए हमने सहज भाषा में कि आपको चाल का तो पता है ही सूत्र, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यदि हमें औसत का निकालना है, औसत चाल का, तो हमें कुल शब्द और जोड़ना पड़ेगा, कुल दूरी बटे कुल समय। और इस प्रकार से आप किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। जैसे एक सवाल को देखिएगा, हाँ, तो अभी आपके सामने हम एक सवाल लिख रहे हो औसत चाल से संबंधित, कि यदि कोई निश्चित दूरी को 10 किलोमीटर से और 20 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? आपको ये कॉन्सेप्ट हम समझा चुके हैं। तो वैसे अब हम ओरल यानी ये मौखिक उत्तर कैसे दिया जाए अगर बहुविकल्पी है, तो बड़ा आसान है, क्योंकि इसमें दूरी निश्चित कही गई है आपसे। और एक बार हमने ये कहा था कि चाहे 2 चालें दी जाएं, चाहे 3 चालें दी जाएं, चाहे 4 चालें दी जाएं, उससे कोई सरोकार नहीं होता है। बस केवल सवाल केवल 2 ही प्रकार के हैं, कि निश्चित दूरी यानी एक ही प्रकार की दूरी या अलग अलग दूरी। तो एक ही प्रकार की दूरी दी गई है, निश्चित दूरी दी गई है। तो निश्चित दूरी को ओरल में बहुविकल्पीय में कैसे हल करेंगे? तो बड़ा आसान है कि आपके सामने केवल 2 ही संख्याएं हैं, 10 किलोमीटर प्रति आवर्स और 20 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो 10 किलोमीटर यानी 10 और 20 में हमें अब ऐसी संख्या चयनित करनी है कि जिसमें दोनों का भाग चला जाए। तो ये तो आपको सामने दिखाई दे रहा है कि 20 में दोनों का भाग चला जाएगा, 10 का भाग भी चला जाएगा और 20 का भी भाग चला जाएगा। तो यानी आपकी संख्या आ गई 20। तो जब 10 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चल रहे हो तो आपको समय कितना लग जाएगा? 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटे, और 20 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से जा रहे हो तो समय कितना लग जाएगा आपको? 1 घंटा। तो इस प्रकार से आपको समय कुल कितना लगा? 3 घंटे। समय कुल कितना लगा? 3 घंटे। और दूरी कितनी चल दी आपने? 20 किलोमीटर चले आप जा रहे हैं और 20 किलोमीटर आ रहे हैं, तो 40 किलोमीटर। चलिए 40 में आप 3 का भाग दे दीजिएगा, तो 13.33 किलोमीटर प्रति आवर्स। आपको ओरल यानी बहुविकल्पीय समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया? चलिए हम एक सवाल और आपको लिख रहे हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। एक सवाल और हम लिख रहे हैं, उससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हाँ, तो भैया आपके सामने अभी सवाल प्रस्तुत है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 व्यक्ति एक निश्चित दूरी को तय करते हैं, तो औसत चाल कितनी होगी? पहले तो हम ओरल समझ लें
कि ओरल उत्तर कैसे देंगे। तो आपके पास 3 संख्याएं, चूंकि दूरी तो निश्चित है ही, तो 3 संख्याएं हैं आपके पास 40, 50 और 60। तो 40, 50, 60 में हमें ये देखना है कि इसमें कौन सी ऐसी संख्या आ रही है कि जो तीनों का भाग चला जाएगा। तो जरा देखते हैं हम 40, 50 और 60। अगर हम 0 को अभी छोड़ दें तो 4 पंचे 20, 20 छक्का 120, और अब 0 मान ले यानी 1200। हाँ, तो आप 1200 लिख सकते हैं क्योंकि मानना ही तो है, लेकिन 1200 से भी कम ये 600 में इन तीनों का भाग चला जाएगा। तो दे दीजिएगा ना तीनों का भाग 600 में। जब 40 का भाग 600 में देंगे आप तो 15 चौका 60 यानी ये 15 आ जाएगा। 40 का भाग 600 में देंगे 15 आ जाएगा। 50 का भाग 600 में देंगे तो 12 आ जाएगा। 12 पंचे 60 और 60 का भाग 600 में देंगे तो 10 आ जाएगा। आपके पास तीनों मान आ गए 15, 12 और 10। 15 और 12 कितना हुआ 27 और 10 37। तो यानी आपको जो है एक संख्या मिल गई है 37। अब दूसरी संख्या आइएगा कि जो दूरी आपने यानी 600 निकाला तो 600 गए भी और लौटे भी, और 3 व्यक्ति, तो इस प्रकार से कुल दूरी कितनी हो गई है 1800 किलोमीटर। तो अब बस 1800 में 37 का भाग दे दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। 1800 में आप कितने का भाग दे दीजिएगा 37 का। 1800 में जब 37 का भाग देंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, जरा ध्यान दे दीजिएगा। अगर हम 5 बार जाएगा पहले तो, बल्कि 4 बार, 5 बार नहीं जाएगा 4 बार जाएगा। 37 चौको 148 हो जाएगा। बचेंगे इसमें 22, 32 यानी 320 हो जाएगा। 37 में लगभग जो है अब 7 बार जाएगा। और जब आपका ये उत्तर आ गया, विकल्प में दिया गया, जैसे दशमलव में और जाएगा भाग, लेकिन विकल्प में दिया गया होगा तो आप विकल्प देखिएगा, जहां पर 47 पॉइंट कुछ लिखा हुआ है आप उसको तुरंत लिख दीजिएगा उत्तर। लेकिन इसे हल कैसे करेंगे, जरा जैसे सॉल्व करना हो दीर्घवृत्तीय, तो दीर्घवृत्तीय में हमने आपको फार्मूला बताया था। अगर 2 चालें दी गई तो उसमें हमने बताया था 2xy बटे x प्लस y। अगर 3 चालें दी गई हो, 3 गतियां दी गई हो, तो फार्मूला होता है 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। इस फार्मूले का प्रयोग कर दें आप। भाई ओरल में आपको हल नहीं करना है, और यदि आपको सॉल्व में आ जाए तो हल कर देना है, तो इस फार्मूले का प्रयोग। और फार्मूला, अगर ये फार्मूला नहीं लगाना है तो आप दूसरा फार्मूला हमने बताया था, चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो आप कुल दूरी विधिवत सूत्र के द्वारा करेंगे और इस प्रकार से इस सवाल को हल कर देंगे। अब हम आपको एक नया कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं चालों का अनुपात, इसके बारे में बतला रहे हैं, जरा समझिए। वैसे अनुपात तो आप जानते ही हैं, जैसे हमने कहा 4:3, 3:4। तो अनुपात के बारे में आप जानते हैं, यानी 2 चीजों की तुलना, उसी को अनुपात कहते हैं। लेकिन चालों का अनुपात में जरा आप समझ लें कि इसमें क्या होता है। पहले तो हम ओरल ढंग से समझाना चाहेंगे कि यदि हमें 2 चालों का अनुपात दिया गया है, मान लो हमने कह दिया कि 3:4 में कोई 2 व्यक्ति गति कर रहे हैं, तो समय का अनुपात अपने आप पता चल जाता है इसमें। क्योंकि जरा ध्यान दीजिए, जैसे मान लो आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं और दूसरा आपका मित्र 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो ये बताइए आप विद्यालय जा रहे हैं, तो विद्यालय कौन पहले पहुंचेगा, 10 किलोमीटर प्रति आवर्स वाला या 5 किलोमीटर प्रति आवर्स वाला? हाँ, क्या कहा जी, 10 किलोमीटर वाला जल्दी पहुंच जाएगा, क्योंकि जिसकी स्पीड तेज होगी वही तो जल्दी पहुंचेगा, और जिसकी स्पीड कम होगी वही देर में पहुंचेगा। तो जिसकी स्पीड ज्यादा थी वो जो है जल्दी पहुंच गया, और जिसकी स्पीड कम थी वो जो है देर में पहुंचा। तो इसीलिए चूंकि जिसकी स्पीड कम है 3 है,
वो जल्दी पहुंचेगा, वो जल्दी पहुंचेगा, और जिसकी स्पीड तेज है वो कम समय में पहुंचेगा। तो समय का अनुपात इस प्रकार से, यानी चूंकि चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है, लेकिन ये कैसे सिद्ध करेंगे कि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने पढ़ा हुआ है दूरी बराबर चाल गुणा समय, पुनः अनुपात में निकालना है तो दोबारा हम इसी सूत्र को लिख सकते हैं बटे में, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो जरा ध्यान दीजिएगा, दूरी निश्चित कही गई, दूरी क्या कही गई? निश्चित कही गई, लेकिन अब हम मान रखते हैं जैसे इसी अनुपात को निकालना है कि देखें 4:3 निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, दूरी बराबर 4 पहले कितनी दी गई है? 3 गुणा समय निकालना है आपको, फिर दूसरे में बटे में दी गई है दूरी, ज्यों की त्यों बराबर, अब अनुपात कितना दिया गया? 4 गुणा समय निकालना है आपको। तो दूरी से दूरी ये कट रहा है, 1 आ गया। अब हमें समय का अनुपात चाहिए था, तो समय को बचाए रहेंगे, इसलिए तो दूरी को काटा। तो अब जब हम यहां की चीजों को पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर करने में आप जानते ही हैं कि पक्षांतर करने में संख्याएं का चिन्ह बदल जाता है। जैसे 4 भाग में है तो ये 4 काय में पहुंच जाएगा, गुणा में पहुंच जाएगा। 3 गुणा में है तो ये 3 काय में पहुंच जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा। इस प्रकार से समय बटे समय बराबर आ जाएगा, ऊपर 4 पहुंच जाएगा और नीचे 3 पहुंच जाएगा। यानी समय का जो अनुपात निकला वो 4/3, 4:3 निकला। ठीक है ना? ओके, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? हाँ, तो आपके सामने एक सवाल हम दे रहे हैं कि चालों का अनुपात 3:4 है, तो कोई निश्चित दूरी को तय करने में समय का अनुपात क्या होगा? ये आप ओरल ढंग से दे सकते हैं, क्योंकि हमने बता दिया था ना कि चालों का जो अनुपात होता है उसे बिल्कुल बदल करके लिख देना है, यानी दाएं वाली चीज बाएं तरफ लिख देना है और बाएं तरफ वाली चीज दाएं तरफ लिख देना है। अर्थात जब चालों का अनुपात 3/4 है तो ओरल में आप बता सकते हैं कि समय का अनुपात 4:3 हो जाएगा। और ये आपने अभी अभी सिद्ध किया था। अगर दोबारा चाहते हो तो हम दोबारा सिद्ध करवा दें कि आपको करना कुछ नहीं है सिद्ध, इसको सॉल्व करने में आपको वही दूरी का सूत्र लिख देना है कि दूरी बराबर 4 गुणा समय, और बटे में क्योंकि अनुपात दिया गया, क्योंकि 2 चालें दी गई तो दोबारा भी सूत्र लिख देना है आपको वही, दूरी बराबर 4 गुणा समय। अब चूंकि दूरी का मान दिया नहीं गया है और समय आपको निकालना है, तो दूरी भी ज्यों की त्यों आ जाएगी और समय भी ज्यों का त्यों आ जाएगा। बस मान 4 का रख देंगे, यानी दूरी ऊपर की लाइन में आ जाएगा दूरी बराबर 3 गुणा समय, नीचे की लाइन में आ जाएगा दूरी बराबर 4 गुणा समय। अब चूंकि समय भी कट रहा है और दूरी भी कट रही है, लेकिन आपको समय का अनुपात निकालना है तो समय नहीं काटेंगे आप किसको काटेंगे? दूरी को काटेंगे। जब दूरी को काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो समझ ही चुके होंगे कि 1/1 बराबर 3/4 गुणा समय बटे समय। अब आप पक्षांतर कर लीजिएगा, पक्षांतर के नियमों का प्रयोग करते हुए तो समय का अनुपात आ जाएगा आपका 4:3। ओके, दैट समझ में आया ना आपको? सॉल्व भी करना आपसे बन गया और ओरल निकालना भी बन गया। हाँ, तो आपके सामने एक सवाल हमने दिया है, एक निश्चित दूरी को तय करने में चालों का अनुपात 3:4 है। गंतव्य तक पहुंचने में ए 20 से 30 मिनट अधिक लेता है, तो ए द्वारा कितना समय लिया गया? पहले इसको हम ओरल ढंग से समझेंगे। मान लो बहुविकल्पी ही पहले होते हैं, तो पहले हम ओरल ढंग से समझेंगे और ओरल के बाद आपको सॉल्व करना भी बतलाएंगे। और ये कॉन्सेप्ट हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले इसमें आपको ओरल के लिए ये देखना है कि चाल का अनुपात क्या दिया गया है? 3:4। तो ये तो निश्चित है कि समय का अनुपात 4:3 हो जाएगा। अब 4:3, चूंकि हमें समय ही निकालना है, समय ही पूछ रहा है, तो समय वाले अनुपात में ये देखना है कि कितने रेशियो का, कितने अनुपात का अंतर है। तो 4 और 3 में केवल 1 का अंतर है। 4 और 3 में केवल 1 का अंतर है, और उस 1 का मान कितना दिया गया है? 1 का मान 30 मिनट दिया गया है। 1 का मान कितना दिया गया? 30 मिनट।
ए का मान कितना दिया गया 30 मिनट। अब ए द्वारा समय कितना लग रहा है 4, तो जब 1 का मान 30 मिनट है तो 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 1 अनुपात का मान 30 मिनट है। तो भाई नहीं समझ में आई बात, अरे पहले समझ लीजिएगा ना, चालों का अनुपात कितना दिया गया 3:4, चालों का अनुपात कितना दिया गया 3:4, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा 4:3, क्योंकि हम ये पहले बता चुके हैं कि चालों का बिल्कुल उल्टा होता है 4:3। तो अब आइएगा जो समय का अनुपात निकला है आपका, जो समय का अनुपात निकला उन अनुपातों में कितने का अंतर है, कुल 1 का अंतर है। 4:3 में यानी दो संख्याएं हैं 4 और 3, इन 4 और 3 में कितने का अंतर है, कुल 1 का, और 1 का अंतर वो स्पष्ट कह रहा है कि 30 मिनट है, 30 मिनट पे 1 का अंतर। तो अब आपसे वो निकलवा रहा है कि ये द्वारा चली दूरी, तो ये को कितना समय लगा, आपने देखा था कि ये को समय 4 अनुपात लगा था। तो जब 1 अनुपात का मान 30 मिनट है तो 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा भाई, 30 × 4 120 मिनट, अर्थात 2 घंटे। हुआ या नहीं हुआ, समझ में आई नहीं बात। तो जब ए को पहुंचने में 2 घंटे लगेगा, अगर बी का निकलवा लेता तो कोई दिक्कत नहीं, वही है कि एक रेशियो का अंतर, 1 अनुपात का मान कितना है 30 मिनट, और बी को पहुंचने में कितना रेशियो चलना पड़ा 3, समय कितना है 3, तो 30 दिया 90 मिनट, यानी 1.5 घंटे, 1 घंटा 30 मिनट। ओके, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। लेकिन अब हम इसे ओरल, अगर हमें इसे हल करना है तो हम भाई ओरल तो हो गया, अगर इसे हल करना है तो फिर कैसे करेंगे। तो हमने अनुपात आपको बताया तो है हल करना, कि अनुपात कैसे हल करेंगे। भाई अनुपात क्या दिया गया है 3:4, और समय का अनुपात कितना हो जाएगा 4:3। अब ये बार बार सॉल्व करते समय एग्जामिनेशन में केवल यही लिखना है, इसको हल नहीं करना है कि ये समय का 4:3 कैसे आया। अब चूंकि समय के अनुपात में अंतर कितना है, समय के अनुपात में अंतर कितना है 30 मिनट, यानी जिस प्रकार से जो ओरल निकाली थी विधि वही तो सॉल्व करने की विधि, अंतर कितना है 1 है, समय के अनुपात में अंतर कितना है 1। आगे देखिएगा, आगे हम इसको और लिख सकते हैं कि एक रेशियो का 1 अनुपात का मान कितना दिया गया, 1 अनुपात का मान 30 मिनट दिया गया, कितना दिया गया 30 मिनट। तो हमें ए द्वारा कितना अनुपात चलना पड़ा था 4 अनुपात, तो 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 4 अनुपात का मान 30 × 4 बराबर 120 मिनट, अर्थात 2। आपको ये कॉन्सेप्ट पूर्ण तरीके से समझ में आया। चलिए, अगर आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हो तो आप सवाल हल करें घर पर, और यदि आपको उन सवालों को हल करने में कहो तो मैं आपको दे दूं 2-4 प्रश्न, और अगर नहीं अभी पहले तो आप ही प्रश्न बनाए, कोई बात नहीं, जैसे अनुपात वाले सवाल बनाए तो ये जरूरी नहीं है कि आप पुस्तकों को ढूंढते रहें, आप स्वयं में बना लीजिएगा। कोई भी अनुपात लिख दीजिएगा 2, कोई भी अनुपात लिख दीजिएगा 2, और अनुपात के बाद कोई भी मिनट लिख, जैसे समय का अनुपात निकालना है तो आ ही जाएगा। लेकिन अगर आप और थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं सवाल तो कोई भी अनुपात लिख दीजिएगा और कोई भी मिनट लिख दीजिएगा, यानी कोई भी समय लिख दीजिएगा, बस उसके द्वारा आप हल करें, ठीक है ना। तो अगर आपको इस चैप्टर को समझ में आ गया हो तो घर में आप प्रैक्टिस करें, और अगर आपको प्रैक्टिस करने में कोई कठिनाई महसूस हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं और मेरे परम मित्र आदरणीय अनिल शुक्ला जी, जिनका वीडियो आप लगातार देख रहे हैं, एवं मेरे सहयोगी बंधु भरपूर्ण रूप से प्रयास करेंगे कि आपकी उन कठिनाइयों को हम सॉल्व कर सकें, हल कर सकें। थैंक्स, समझ में आया। आपने जो वीडियो हमारा देखा उसके लिए आपको बहुत ही
हार्दिक बधाई, धन्यवाद कि आपको ये कॉन्सेप्ट